की सरकार की अंतिम घड़ी आ चुकी है, तो प्रथम परिवार की प्रियंका वाड्रा जी आज फिर से आई है, इस बार सियासी पर्यटक के रूप में, पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में। और आज जब वो पॉलिटिकल टूरिज्म करने राजस्थान की भूमि पहुंची है, तो हो सकता है उनकी जानकारी में कहीं कुछ अभाव रहा हो, और इसीलिए जो 4.5 साल तक कांग्रेस की लूट फूट और झूठ की सरकार चली है, उसके बारे में प्रियंका वाड्रा जी को कम ही ज्ञान होगा। लगभग 3-3.5 वर्ष पहले प्रियंका वाड्रा जी ने एक नारा दिया था, जो आज भी उन्होंने मंच से दोहराया। उन्होंने नारा दिया था, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। यह नारा काफी प्रचलित भी हुआ था। उत्तर प्रदेश में इस नारे के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति बनी, यह आपने देखा। वहां पर तो लड़की हूं लड़ सकती हूं की जो पोस्टर गर्ल थी, जिसको चेहरा बनाया था, वो खुद ही पार्टी छोड़कर चली गई। बहरहाल कांग्रेस के प्रथम परिवार से प्रियंका वाड्रा जी ने नारा राजस्थान की महिलाओं को भी दिया था, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। पर 4.5 वर्ष बीतने के बाद राजस्थान की महिलाएं कह रही हैं, लड़की हूं तो राजस्थान में क्या बच सकती। और आज आपने देखा होगा शायद सोशल मीडिया पर भी राजस्थान की महिलाएं सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक एक अभियान चलाते हुए प्रियंका वाड्रा जी से सवाल पूछ रही हैं कि हिसाब दो प्रियंका वाड्रा, हिसाब दो प्रियंका गांधी। आज जिस क्षेत्र में प्रियंका वाड्रा जी आई थी राजनीतिक पर्यटन हेतु, उसी दौसा के अंदर एक घटना घटी थी। और आप सब पत्रकार बंधु को याद होगा कि एक छोटी सी मासूम बच्ची, 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 वर्षीय शोषित वंचित समाज से आने वाली एक बच्ची, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसका अश्लील वीडियो बनाया जाता है और उस बच्ची को लगातार ब्लैकमेल किया जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला व्यक्ति उसी क्षेत्र से जो विधायक है जवाहरलाल मीणा जी, उनके पुत्र। परंतु राजस्थान की जो सरकार है, गहलोत जी की सरकार है, वैसे तो देश में हम लोग नवरात्र का पर्व मना रहे हैं, हम मातृशक्ति नारी शक्ति को वंदन कर रहे हैं। संसद में भी देश की हमने 33% आरक्षण सुनिश्चित किया है महिलाओं के लिए। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, बेटी बचाओ। यहां पर सोच है बलात्कारी बचाओ। तो ये बलात्कारी बचाओ अभियान के तहत इसी दौसा के क्षेत्र में विधायक जी के कुपुत्र को लगातार संरक्षण देने का और उन्हें बचाने का काम और कुकृत्य अगर किया तो राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार ने किया। यह तो पॉक्सो कोर्ट ने संज्ञान लिया, सख्ती की, तब जाकर कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल कैंसिल किया और निचली अदालत ने जब अरेस्ट वारंट जारी किया, तब जाकर कार्रवाइयां हो, वरना तो यहां पर बलात्कारी बचाव चलता रहा। प्रियंका जी को फुर्सत नहीं मिली, आज वो क्षेत्र में आई, परंतु उस परिवार से या उस बच्ची के जो निकट के लोग हैं उनसे मिलने की उनको फुर्सत नहीं थी। ना उनको ये फुर्सत मिली कि वो उनकी एक विधायक है दिव्या मदेरणा, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि मैं स्वयं असुरक्षित हूं, बाकी की महिलाओं का तो क्या कहना। अच्छा रहता कि आज प्रियंका वाड्रा जी अपनी विधायक से मिल लेती। उनकी विधायक दिव्या मदेरणा ने तो यह भी बताया कि किस प्रकार से बलात्कारी बचाओ, जो अशोक गहलोत जी का सबसे प्रबल अभियान चलता है राजस्थान में, उसके तहत महेश जोशी के कुपुत्र रोहित जोशी को भी बचाने के लिए सारे प्रयास और हथकंडे किए गए। उन पर तो एफआईआर तक नहीं हुई राजस्थान में, कहीं और एफआईआर करनी पड़ी उनके बलात्कार के विषय में। फिर एक मंत्री हुआ करते थे इनके, राजेंद्र गुड़ा जी। अच्छा, लाल डायरी के विषय में तो नहीं बताऊंगा अभी, जो काले कृत्यों की और कारनामों की काली डायरी का खुलासा वो कर रहे थे एक प्रकार से विधानसभा के भीतर, कि किस प्रकार से एक काली डायरी है महिला उत्पीड़न की राजस्थान में गहलोत सरकार के तहत। तो जब उन्होंने विधानसभा में बात रखने की चेष्टा की, तो तुरंत अगले दिन उनको
अपने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। तब भी प्रियंका वाड्रा जी यहां पर नहीं आ पाई। प्रियंका जी ने मंच से कहा कि मैं उत्तर प्रदेश गई थी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था तो मैं उत्तर प्रदेश पहुंच गई थी। भारतीय जनता पार्टी शासित कोई प्रदेश है जहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो वो वहां पर वल्चर टूरिज्म करने पहुंच जाती है। परंतु सवाल यह बनता है आज प्रियंका वाड्रा जी से, और मैं आपके समक्ष वो सवाल रखना चाहता हूं। प्रियंका जी, जिस तत्परता से आप उत्तर प्रदेश पहुंच गई, बताइए जरा कि जब आदिवासी बच्ची को काट कर जला दिया गया भीलवाड़ा में, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे भट्टी में झोंक दिया गया, तब आप कहां थी? आप क्यों नहीं आ पाई? जब हनुमानगढ़ की बेटी, अभी हाल ही की घटना है और संयोग से इसी विषय पर मैंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से भी इस पर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि हनुमानगढ़ की एक बेटी जिसके साथ रेप होता है, वो अपनी शिकायत पुलिस में कराती है। पुलिस वाले उसके साथ जिस अभद्रता से व्यवहार करते हैं, वो एसपी ऑफिस के बाहर धरना भी देती हैं, उसकी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती और अंततः वो बेटी, वो राजस्थान की महिला अपनी जान ले लेती है। ये राजस्थान और पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना थी। परंतु प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है, वो हनुमानगढ़ की इस बेटी, इस घटना पर कुछ नहीं बोल पाती, ना उनके भाई साहब कुछ बोल पाते हैं। अन्यथा तो वो वल्चर पॉलिटिक्स करने, वल्चर टूरिज्म करने देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं। दलित लाइव्स मैटर काफी उनका प्रचलित नारा है, उनके पूरे इकोसिस्टम में दलित लाइव्स मैटर की बड़ी बातें होती हैं। करौली में जब 19 वर्षीय एक बेटी को बर्बरतापूर्वक मार दिया गया, तेजाब से जलाकर उसे कुएं में डाल दिया गया, तब ना दलितों के लिए इनका दिल पसीजा, ना महिला ना बच्चियों के लिए इनका दिल पसीजा। प्रियंका वाड्रा जी आप कहां थी? प्रियंका वाड्रा जी, जब राजस्थान आज नंबर 1 की श्रेणी पर खड़ा हो चुका है, बलात्कार और महिला उत्पीड़न के मामले में प्रतिदिन 17 से अधिक घटनाएं होती है। प्रतिदिन यहां पर महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, दलित आदिवासी बच्चियों के साथ जो बर्बरता पूर्वक चीजें होती हैं, कभी लाश को जलाकर जयपुर के पास उसे फेंक दिया जाता है, कहीं और बलात्कार हो जाता है, कहीं सामूहिक बलात्कार होता है, तो एक भी बार आप नहीं आ पाए राजस्थान। और इसीलिए राजस्थान की महिलाएं पूछ रही है कि लड़की हूं तो राजस्थान में क्या बच सकती। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि ज्यादातर बलात्कार के मामले फेक होते हैं, ज्यादातर ये मामले फर्जी होते हैं। ऐसा बयान उन्होंने शायद विधानसभा के पटल में भी रखा है। इनके दूसरे मंत्री, जो इनसे भी ज्यादा अधिक ख्याति प्राप्त है, अब उनके नाम को लेकर अब क्या क्या हुआ सीईसी में आप सारे लोग परिचित हैं। आप कुछ पत्रकार बंधुओं ने उस पर वीडियो भी बनाया है। तो ऐसे मंत्री शांति धारीवाल, मैं भी कोटा गया था तो वहां पर उनको कोटा का कलमाड़ी भी कहते हैं प्यार से। शांति धारीवाल जी कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता रहेगा। प्रियंका वाड्रा जी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा जी। 22% बलात्कार पूरे देश में जो होते हैं वो केवल राजस्थान में होते हैं, और जो 10 सबसे असुरक्षित जिले पूरे देश में, मीडिया की रिपोर्ट ने बताया है कि जो सबसे असुरक्षित 10 जिले हैं महिलाओं के लिए, उसमें से 8 जिले राजस्थान में हैं। परंतु फिर भी प्रियंका वाड्रा जी कुछ बोल नहीं पाती, ना उन्हें कभी फुर्सत मिली कि वो राजस्थान आए और पॉलिटिकल टूरिज्म और बाकी की टूरिज्म न करते हुए कभी किसी पीड़िता के घर चली जाए, कभी किसी के घर जाकर उनको सांत्वना प्रकट करे, कभी जाकर उनका हाथ थामे और पूछे कि यहां की निकम्मी सरकार ने दरअसल उनके साथ क्या किया और क्या होने दिया। और इसीलिए आज प्रियंका वाड्रा जी, ये सवाल तो बनेगा जो महिलाएं राजस्थान की पूछ रही है कि क्या लड़की हूं तो राजस्थान में बच सकती। प्रियंका जी ने एक और विषय कहा मंच से। आजकल क्या है कि मंच पे जो विषय रखते हैं इनके नेता, उनको एक
डिजाइन के तहत बॉक्स से निकालकर कुछ सुझाव आ जाते हैं। एक डिजाइन में कभी कुछ और सुझाव निकलता है, कुछ सुझाव निकलता है, तो वो बॉक्स में से जो सुझाव पर्ची के माध्यम से निकलता है वो दे देते हैं, नेता आकर पढ़ लेते हैं। तो उनको जो सुझाव दिया है डिजाइन करके बॉक्स ने, उसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों का प्रदेश है। ये तो बात सही है, राजस्थान वीरों का प्रदेश है, परंतु प्रियंका जी आप ये बताइए कि जब पुलवामा में शहीद होने वाले उनके परिवारजन, वीरांगनाएं, जब अपने अधिकार को लेकर यहां पर, अपने हक को लेकर यहां पर अपनी लेजिटिमेट मांगों को रखने गई थी अशोक गहलोत जी के घर, तो उनके साथ राजस्थान पुलिस ने और राजस्थान सरकार ने क्या बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, किस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार उनके साथ किया गया। और हमारी बात छोड़ दीजिए, आप ही के एकाध नेताओं ने तो जाकर उनसे कहा कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मुझे लगता है वो सचिन पायलट ही थे। चलिए किसी भी मंशा से गए, उन्होंने भी तो स्वीकारा कि उनके साथ गलत हुआ, पर तब भी आपने कुछ नहीं बोला। पर आज आप आ गई पॉलिटिकल टूरिज्म करने और राजस्थान की भूमि को वीरों का प्रदेश कहती हैं, तो कम से कम उन वीरों के परिवारों के साथ भी आप खड़ी रहती। प्रियंका जी ने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट हो चुकी है। प्रियंका जी, पार्टी तो एकजुट हो चुकी है, पर कौन सी पार्टी? यहां पर तो मुझे बताया गया है प्रमुख जी, एक है पायलट कांग्रेस, एक है गहलोत कांग्रेस और एक है पारिवारिक कांग्रेस। ये पीजीपी कांग्रेस चल रही है यहां पे। एक पायलट कांग्रेस, एक गहलोत कांग्रेस और एक पारिवारिक, जो बची कुची कांग्रेस, वो पारिवारिक कांग्रेस। तो कौन सी कांग्रेस एक हुई है और किसको हटाने के लिए एक हो रही है या किसको लाने के लिए एक हो रही? देखिए, 4.5 साल जो जनता ने मैंडेट दिया था स्थिरता का, स्थिरता से अस्थिरता पैदा करना, ये कांग्रेस का मॉडल है, राजस्थान मॉडल। ये राजस्थान मॉडल है कि स्थिरता का मैंडेट जनता देती है, अस्थिरता उसमें से इजाद करती है कांग्रेस, क्योंकि एक नहीं अनेकों कांग्रेस है, टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। और यही मॉडल आप देखिए तो कर्नाटका में भी वही है, वहां पर डीके कांग्रेस और सिद्धरामैया कांग्रेस। थोड़ा सा आगे चलते हुए जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र में दिखेगा पटोले कांग्रेस और थोराट कांग्रेस। फिर उधर से आगे बढ़ते हुए जाएंगे, हिमाचल तक आ जाएंगे तो वहां पर एक राजा के परिवार की कांग्रेस और दूसरी अब जो उनके मुख्यमंत्री बने हैं सुक्खू जी की कांग्रेस। और राजस्थान का तो यह मॉडल ही है, आप जो जानते हैं, पायलट कांग्रेस, गहलोत कांग्रेस और पारिवारिक कांग्रेस। और ऐसी एकजुट हुई है इनकी पार्टी। मध्य प्रदेश में तो कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता का केवल मंच से ऐलान हो रहा है कि तुम इसके कपड़े फाड़ो, नहीं तुम इनके कपड़े फाड़ो। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र के कपड़े फाड़ने की प्रतियोगिता कर रहे हैं। राजस्थान में तो कपड़े फट चुके हैं। ये ऐसे कपड़े फट चुके हैं, ऐसा इनका एजेंडा निर्वस्त्र हुआ है कि अब कितने 35 दिन बाकी है, चुनाव के मात्र 35 दिन बाकी है, परंतु सूची नहीं आ पा रही। प्रत्याशियों की एक भी सूची लाने में असमर्थ है और प्रियंका जी कहती है हम एकजुट हैं। तो प्रियंका जी बताइए कि ये एकजुटता कहां दिखी आपको? ये तब दिखी जब 24 अकबर रोड के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे, या ये तब दिखी जब आपकी एक संभावित प्रत्याशी 40 खोखे का आरोप लगा रही है वायरल वीडियो में, या ये तब दिखी जब सीईसी में ऐसा घटनाक्रम निर्माण हुआ कि कई मंत्रियों के नाम जो आ चुके थे वो उन मंत्रियों के नाम काटने का एक फतवा, एक फरमान जारी हुआ परिवार की ओर से। तो इसीलिए आज तो राजस्थान में लोग पूछ रहे हैं कि कितनी कांग्रेस है, एक परिवार की, एक पायलट की, एक गहलोत की। और ये कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता के कहीं आगे बढ़ चुके हैं। और यही चीज होगा, राजस्थान की जनता जानती है कि यदि कोई मौका इनको फिर से दिया गया तो स्थिरता से अस्थिरता को निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और जिस प्रकार से केवल सत्ता बचाव के लिए यहां पर मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, कांग्रेस के बड़े नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना करते रहे, यही मॉडल है राजस्थान मॉडल कांग्रेस का, जो पूरे देश में वो प्रस्तापित कर रही है। आज प्रियंका जी को
वो डिजाइन किए गए बॉक्स में से एक और सुझाव मिला। अब 4.5 साल वो टूरिज्म करती रही, उनको यहां के तथ्यों की जानकारी नहीं, फैक्ट्स की जानकारी नहीं, और झूठ की दुकान वैसे ही कांग्रेस कहलाती है, लूट फूट और झूठ। तो उन्होंने इतना बड़ा सफेद झूठ सफेद लिफाफे के बारे में बोला, जबकि पूरे देश ने देखा है कि देवनारायण मंदिर में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए और वहां पर जब उन्होंने दान पेटी में दान दिया तो उसमें कोई लिफाफा नहीं था, परंतु ये सफेद लिफाफे के हवाले से जो सफेद झूठ बोला जा रहा है, यह दरअसल कांग्रेस की सरकार के झूठ का डीएनए का सबसे बड़ा प्रमाण है। और यही झूठ तो निरंतर 4.5 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा है लोगों से। किसानों को कहा कि आपके किसान के कर्ज माफ होंगे 10 दिन में, और जिस व्यक्ति ने यह झूठा वादा किया वो आज राजस्थान आने के लिए तैयार भी नहीं है। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। वो व्यक्ति जिन्होंने 10 दिन में कहा था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, जब आज मौका है राजस्थान के किसान उनसे पूछेंगे कि जो आपने स्लीव्स ऊपर कर करके आपने वादे किए थे, तो मान्यवर 19,500 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई, तो कहां किसानों की कर्ज माफी हुई, जरा जवाब दीजिए। तो वो तो आ नहीं रहे। परंतु ये कांग्रेस का झूठ। कांग्रेस ने कहा कि युवाओं के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। सबसे ज्यादा बेरोजगारी निरंतर अगर वर्षों तक कहीं पर रही तो वो राजस्थान में रही। जिस आंकड़े को लेकर बेरोजगारी बेरोजगारी कांग्रेस पार्टी चिल्लाती है, उसी आंकड़े के पैमाने पर अगर देखा जाए, उन्हीं के आंकड़ों के पैमाने पर, तो राजस्थान में निरंतर एक वर्ष से कंटिन्यूस 20% से ज्यादा बेरोजगारी दर रहा। क्या किया आपने युवाओं के लिए? केवल झूठ परोस के आप निकल गए। आपने कहा कि आप युवाओं के भविष्य को सुधारेंगे। यहां पर 17 पेपर लीक हुए, और इन सारे पेपर लीक के माफिया और मास्टरमाइंड के सारे तार किससे जुड़ते हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार और गांधी परिवार से भी जुड़ते हैं। ये पेपर लीक माफिया को संरक्षण देने का काम अगर कहीं से हुआ तो वो प्रथम परिवार की ओर से ही हुआ। ये कोई हवा में कहने वाली बात नहीं है। कौन है केसावत जो गिरफ्तार हुए? किसके साथ उनकी तस्वीरें थी? कौन है सुरेश ढाका और उनकी पैरवी करने कौन पहुंचा था दिल्ली से? वही व्यक्ति जो प्रथम परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं, से जुड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार और गांधी परिवार से भी जुड़ते हैं। ये पेपर लीक माफिया को संरक्षण देने का काम अगर कहीं से हुआ तो वो प्रथम परिवार की ओर से ही हुआ। ये कोई हवा में कहने वाली बात नहीं है। कौन है केसावत जो गिरफ्तार हुए? किसके साथ उनकी तस्वीरें थी? कौन है सुरेश ढाका और उनकी पैरवी करने कौन पहुंचा था दिल्ली से? वही व्यक्ति जो प्रथम परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं, सबसे वफादार वकील माने जाते हैं। वो तो इतने निकट है कि जब सोनिया गांधी जी बंद कमरे में बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए रोती हैं, तो वही रहते हैं उस कमरे में, और वो आकर कहते भी है सार्वजनिक रूप से कि मैंने देखा सोनिया जी रो रही थी। इतने निकटतम व्यक्ति आए पेपर लीक माफिया के सरगने को संरक्षण देने के लिए, उनको बचाने के लिए। और यही झूठ की दुकान चल रही है। जहां पर भी कांग्रेस गलती से सत्ता में आ गई 0.1, 0.2%, 0.5% से, हिमाचल में उन्होंने यही झूठ की बात की 1500 रुपए महिलाओं को देंगे प्रति माह। कितनी महिलाओं को दिया? इसका जवाब नहीं। इन्होंने कहा था कि 300 यूनिट फ्री देंगे हिमाचल में, वहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए गए 22 पैसे से। अच्छा, राजस्थान में तो यह बात करना थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद लगता है, क्योंकि राजस्थान के लोगों को ही यह मौका दिया है गहलोत जी ने कि सबसे ज्यादा अगर बिजली का टैरिफ अगर भुगतान करना है तो ये राजस्थान के लोगों को मिले। बिजली की दर यहां पर सबसे ज्यादा है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों को राहत देंगे। हिमाचल में 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए सरकार में आते ही, जबकि हिमाचल में किस प्रकार की बाढ़ की स्थितियां बनी हुई थी। और आज राजस्थान के लोगों को भी वही वैट जो सबसे ऊंचे दाम पर है पेट्रोल और डीजल के लिए, उसको सहन करना पड़ रहा है। गुजरात बगल में है, वहां पर क्या है पेट्रोल का दाम और राजस्थान में क्या है पेट्रोल का दाम, और ये कहते हैं कि हम महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं।
कर्नाटका में आते ही कोई विकास का कार्य नहीं हो सकता, पैसे खत्म हो चुके हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, ये कहने का काम कर्नाटका में किया बड़े वादे करने के बाद, और वहां पर भी दूध जैसी चीजों का दाम बढ़ा दिया आते ही तुरंत। इसीलिए ये जो लूट झूठ और फूट की सरकार लगातार 4.5 साल तक चली है, अभी गहलोत जी ने एक स्टेटमेंट दिया, दिल्ली में उन्होंने कहा कि मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, परंतु ये पद मुझे नहीं छोड़ता। गहलोत जी, बस कुछ ही दिनों का इंतजार है, जनता आपको पद छुड़वा देगी, और ऐसे छुड़वा देगी कि कई वर्षों तक कांग्रेस का नामो निशान राजस्थान में नहीं मिलने वाला है, दूरबीन से देखते हुए भी नहीं मिलने वाला है। तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, जो पद मुक्ति आप चाह रहे हैं वो राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि आपको पद मुक्त करना है। आखिर में मैं केवल इतना कहूंगा कि प्रियंका वाड्रा जी अगर थोड़ा और समय बिताती और थोड़ा राजस्थान घूम फिर लेती तो जो फूट है वो तो दिख ही जाता उनको, जो झूठ है वो समझ में ही आ जाता, परंतु आजकल जो लूट है वो भी सड़कों पर दिखाई दे रही है। अब बताइए कि इतना लूटा है 4.5 वर्षों में कि अब ये लूट की कमाई कभी कचरे के ढेर में से मिलती है, मंत्री के कचरे के ढेर में से मिल रहा है, कभी सरकारी दफ्तरों में से सोने की ईंटें निकल रही हैं। ये अप्रत्याशित अनपैरेलल्ड करप्शन जो हुआ है राजस्थान में, वो इस स्केल पर करप्शन हुआ है कि अब वो करप्शन के प्रमाण बाहर आ रहे हैं स्वतः। सोचिए इस बात को, सरकारी दफ्तर में सोने की ईंटें मिल जाना, नकदी कहीं मिलना, कहीं चांदी मिल जाना, और कहीं पर कचरे में नोट की पर्चियां मिलना, जो सीधा सीधा प्रमाण है। उनको नोट से वैसे भी वो मंत्री को बड़ा लगाव है, तो नोट की पर्चियां भी मिल रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी की जो लूट की दुकान चली है, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला हो, चाहे वो खनन घोटाला, और खनन घोटाले का आरोप स्वयं इन्हीं के विधायक भरत सिंह जी ने अपने ही मंत्री पर लगाया है कि ये सबसे बड़े खनन माफिया है। मुझे लगता है कि कहीं उन्होंने अपना सिर वगैरह भी मुंडवा लिया था इसी चक्कर में। अब पता नहीं उनका टिकट आएगा कटेगा, पता नहीं क्या होगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि किस प्रकार से यहां पर एक लाल डायरी भी है, वो लाल डायरी के बारे में सुनते ही यहां पर लोग लाल हो जाते हैं। उस लाल डायरी में भी हिसाब किताब है, कई भ्रष्टाचार जो किए गए हैं उसका। और यहां पर प्रियंका जी तो खुद स्टेक होल्डर है यहां के भ्रष्टाचार में। उनके तो स्वयं परिवारजनों ने किसानों की जमीन को लेकर किस प्रकार का भ्रष्टाचार बीकानेर में मचाया है, उस पर आज कोर्ट भी उन्हें राहत नहीं दे रही है। तो स्वयं वो यहां की लूट की दुकान में एक पर्सनल स्टेक होल्डर है कि जिस प्रकार से राजस्थान के किसानों को, राजस्थान के लोगों को लूटा गया है, तो उनके तो परिवार का व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट भी है। और ये कोर्ट कह रही है, एजेंसीज कह रही है, कोर्ट कह रही है। तो इसीलिए आज जिस प्रकार की ये लूट फूट और झूठ की सरकार चली है, अच्छा होता प्रियंका वाड्रा जी इसके प्रति संज्ञान लेती। और प्रियंका वाड्रा जी जो नारा आप देकर गई थी कई वर्ष पहले, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो अच्छा होता कि आज उसका आप हिसाब देती। परंतु राजस्थान की महिलाएं इस हिसाब को आने वाले दिनों में पूरा करेंगी, और यहां पर जो किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है, उसको पदमुक्त करने का काम बहुत जल्द राजस्थान में होने वाला है। आपके कुछ सवाल होंगे तो उन सवालों को लिया जा सकता है। देखिए ऐसा है मनीष जी, ये एक ऐसा राजनीतिक निकाह है जिसमें निकाह पूरा होने से पहले ही 3 तलाक हो रहा है। विदेशी परंपराओं में अगर आप देखेंगे तो प्रीनप्ट होता है, किसी भी अरेंजमेंट शादी करने से पहले प्रीनप्चुअल होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि ये अच्छा नहीं लगा तो हम इस प्रकार से तलाक ले लेंगे। तो इनकी शादी, इनका लग्न, इनका निकाह होने से पहले इनके तलाक के लक्षण सामने आने लगे, और ये कोई इकलौता ऐसा लक्षण नहीं है। दिल्ली सर्विसेज का बिल जैसे ही लोकसभा में उसका काम खत्म हुआ, तब अमित शाह जी ने बताया था
कि देखना इनका तलाक शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी दिल्ली में शुरू हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा पंजाब में 13 सीटों को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, वहां पर तो कांग्रेस पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार आम आदमी पार्टी ने कर लिया। फिर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट चल रहा है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, महाराष्ट्र में उद्धव सेना और कांग्रेस पार्टी शरद जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पारित कर देती है। कभी शरद जी किसी से मिलने चले जाते हैं, राहुल जी उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों जगह उन्हीं की गठबंधन की सरकारें हैं, पानी को लेकर झगड़ा चल रहा है। और थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो केरल में, वहां पर तो लेफ्ट और कांग्रेस का जबरदस्त कुश्ती चल ही रहा है। और इसीलिए एक बात स्पष्ट है कि इस पूरे गठबंधन का, इस इंडी अलायंस का, इंडी में I.N. ये हर डॉट एक डाउट है, और ये हर डाउट अब फुल स्टॉप बनता जा रहा है। ये डॉट से डाउट और डाउट से फुल स्टॉप बनने की जो प्रक्रिया वो तब होती है जब आपके गठबंधन में मोदी जी की तरह कोई मिशन या विजन नहीं है कि देश को 10वें से 30वें स्थान पर ले जाना है, देश को इस प्रकार से चंद्रयान 3 की उपलब्धि देनी है। उनके पास केवल क्या, इंडी गठबंधन के पास केवल है अपना एम्बिशन, अपने परिवार का प्रोफेशन, अपना अपना करप्शन, अपनी अपनी पॉलिटिकल डिवीजन और अपना अपना कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है डॉट से शुरू होकर डाउट तक और डाउट से फुल स्टॉप तक आ चुका है। अब सवाल ये बनता है कि ऐसा गठबंधन ना लोगों तय कर पा रहा है, ना लोगों के लिए क्या करना है तय कर पा रहा है, ना नीति तय कर पा रहा है, ना नेता तय कर पा रहा है। केवल एक ही चीज पर कंसेंसस है, एक चीज पर कंसेंसस है, सीटों पर होना, कि कैसे हिंदू समाज को दो गाली, कैसे सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसीलिए जब से मुंबई में इनकी बैठक हुई है तब से लेकर आज तक आप देखें तुष्टीकरण की राजनीति में, जिसके कई सारे लक्षण राजस्थान में भी दिखाई देते हैं, यहां पर तो पीएफआई को खुली छूट भी दी जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कभी सनातन को गालियां देना, कभी हिंदू समाप्त कर देंगे, हिंदू धर्म धोखा है, ये इस प्रकार के बयान हर प्रकार के इंडी गठबंधन के अलायंस पार्टनर से, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी सभी से आ रहे हैं। तो एक ही मुद्दे पर इनका कंसेंसस है। ये ऐसी मोहब्बतें की मिसालें पेश कर रहे हैं। अब ये कमलनाथ जी ने भी जब ये कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चला तो उन्होंने कहा कि मुझे दिग्विजय सिंह से बहुत मोहब्बत है। अगर ये कह रहे हैं कि मेरी मोहब्बत एक मिसाल है तो पता नहीं अब अशोक गहलोत जी को क्या क्या सामना करना पड़ेगा सचिन पायलट से। इसी मोहब्बत के चलते आज कांग्रेस अपनी एक भी लिस्ट जारी करने में असक्षम है। ये ऐसी मोहब्बत बनी रहेगी तो चुनाव की डेट आकर निकल जाएगी, कांग्रेस इस मोहब्बत के चक्कर में लिस्ट जारी नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से पत्र आया दर्शन हीरानंदानी का, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने पासवर्ड तक मुझे दे रखे थे और मैं उसमें सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हूं। देखिए, क्योंकि ये मामला एक पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष है तो इसमें ज्यादा कुछ न बोलते हुए केवल मैं अपनी टिप्पणी को इस पर सीमित रखूंगा कि जो एक नहीं दो व्यक्तियों ने, जो इसमें एक प्रकार से हितधारक है या जो इस प्रकार में व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, दो व्यक्तियों ने हलफनामे के रूप में कबूलनामा दिया है। और उस कबूलनामे से एक बात स्पष्ट हो रही है कि इसमें न केवल संसदीय एथिक्स का, संसदीय नैतिकता का, संसदीय प्रणाली का उल्लंघन है, बल्कि इसमें संसदीय सिक्योरिटी, क्योंकि पार्लियामेंट्री लॉगिन का इस्तेमाल विदेशी धरती से होना, यह संसदीय सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा विषय है, उसका भी उल्लंघन हुआ है। प्रथम दृष्टया इसमें कैश फॉर क्वेरी, मतलब कि पैसों और गिफ्ट की एवज में सवाल पूछना, मतलब कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला भी नजर आता है। और इसमें एक लार्जर कंस्पिरेसी, एक व्यापक दृष्टि से षड्यंत्र भारत के आर्थिक और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ इसके संकेत नजर आते हैं। तो अच्छा यह होगा कि जो व्यक्ति, और क्योंकि महुआ मोइत्रा लंबे समय तक नैतिकता के बड़े बड़े पैमाने वो दूसरों के लिए स्थापित करती रही हैं कि
ये नैतिक पैमाना होना चाहिए। तो अपने ही स्थापित किए गए पैमाने के आधार पर जब तक एक इंक्वायरी चल रही है तब तक तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो उसमें असक्षम है तो सवाल तो ये बनेगा कि ममता बनर्जी, और देखिए यहां पर तो बातें हुई कि एक्सपेंसिव बैग, एक्सपेंसिव शूज, एक्सपेंसिव पता नहीं क्लोथ्स, ममता दीदी तो एक साधारण सी वेशभूषा में हमेशा रहती है, तो ममता बनर्जी की ऐसी क्या मजबूरी है, तृणमूल कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अभी तक इतने गंभीर और संवेदनशील प्रमाण सामने आने के बाद भी इस सांसद पर कार्रवाई करने में असक्षम है। या तो उनकी मिलीभगत है, या तो उनकी स्वीकृति से ये सारी चीजें हुई हैं, या तो तृणमूल कांग्रेस, जिसको कई लोग टीएमसी को आजकल टू मच करप्शन कहते हैं, तो टू मच करप्शन उतना उनका हिस्सा बन चुका है कि सभी के करप्शन को संरक्षण देने का काम टीएमसी कर रही है। अगर ये नहीं है तो उनको इन सांसद साहिबा पर क्या कार्रवाई करनी है वो आकर स्पष्ट करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मेरी वजह से सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि वसुंधरा राजे ने सरकार बचाई थी उनकी, तो कल वापस उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उसी वजह से उन्हें सजा मिल रही है। गहलोत जी की वजह से उनकी पार्टी में कितने लोगों को कितनी सजाएं मिली है वो उसी को देख ले। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग को देखकर टिकट नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश की सेवा में लीन होते हैं उनको टिकट देती है और वो जाकर जनसेवक बनते हैं और वो सभी लोगों की सेवा करते हैं। क्या आपका कहने का मकसद ये है कि कोई अगर कोई और धर्म से होगा तो वो दूसरे धर्म वाले की सेवा नहीं करेगा? हो सकता है कांग्रेस में ये चलन हो, भारतीय जनता पार्टी में चलन नहीं है। दूसरी बात, राजस्थान का हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़े पैमाने पर आकर्षित हो रहा है और इसका मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है पूरे देश में, जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के आवास बने हैं, जिस प्रकार से करोड़ों लोगों को राशन दिया गया है, गरीबी से बाहर निकाला गया है, नल से जल की योजना चली है, शौचालय बने हैं, जिस प्रकार से आज दुगनी रफ्तार पर हाईवे एक्सप्रेसवे, जिसका बहुत बड़ा एक फायदा राजस्थान को हुआ है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसका फेज 1 चालू हो चुका है, जिस प्रकार से अत्याधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वंदे भारत की ट्रेन, जिसका भी फायदा राजस्थान को बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, इन सारी चीजों को देखते हुए अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हर वर्ग के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले। विष्णु जी, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बीजेपी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त राजस्थान, कांग्रेस के सारे नेता यहाँ आ रहे हैं बीजेपी में, तो क्या यही तरीका है कि बीजेपी कांग्रेस बन जाए? क्या ये सवाल आपने थोड़ी सी मासूमियत से पूछा है? देखिए ऐसा है, राजस्थान के लोग बड़े अच्छे सवाल पूछ लेते हैं। मैं आपसे ये कहूं कि कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त राजस्थान जब आप कहते हैं तो कांग्रेस आज एक मानसिकता का परिचायक बन चुकी है। आप आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं डायनेस्टी मुक्त भारत होना चाहिए, कांग्रेस वाले चिल्लाने लग जाते हैं, मतलब डायनेस्टी इक्वल्स कांग्रेस। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, कांग्रेस वाले विरोध करने लगते हैं, मतलब भ्रष्टाचार इक्वल्स कांग्रेस। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि तुष्टीकरण मुक्त होना चाहिए, संतुष्टीकरण की ओर चलना चाहिए, तो कांग्रेस वाले बुरा मानते हैं, मतलब तुष्टीकरण इक्वल्स कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है जिस प्रकार की डीबीटी, डायनेस्टी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, इसको समाप्त करने की बात हमने नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हो तो उसकी मंशा यही होती है कि इस देश में से इन 3 कुरीतियों को, कुनीतियों को खत्म करे, समाप्त करे। अब उसमें कांग्रेस वाले अगर इसको पर्सनली लेते हैं तो सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों अपने आप को डायनेस्टी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से जोड़ते हैं।
ऐसा है, मेरा ये कहना है कि आपने राजेंद्र गोड़ा और लाल डायरी के बारे में चर्चा की। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था कि इस मंत्रिमंडल के ज्यादातर मंत्री बलात्कारी है और सारे मंत्रिमंडल चुप्पी साधे बैठा है। महेश जोशी ने जरूर कहा था मैं मानहानि का दावा करूंगा, अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो कह रहा हूं फिर से कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बेटी बचाओ की बात करती है, नारी शक्ति का वंदन करती है, और यहां पर जो बलात्कारी है उनको बचाने की पूरी कवायद की जाती है, और कभी वोट बैंक के नाम पर की जाती है, और कभी सत्ता बचाने के लिए बलात्कारी को भी बचाने का कुकर्म किया जाता है। और यहां पर जब मुख्यमंत्री खुद कहेंगे कि ज्यादातर बलात्कार के मामले फेक होते हैं, जब वो स्वयं कहेंगे कि बलात्कार के विषय में फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, जिस पर आशा देवी जी जो निर्भया की माता जी है उन्होंने विरोध किया कि किस प्रकार से हल्की सजा मिले बलात्कारियों को, जब मुख्यमंत्री की सोच ऐसी होगी, जब कैबिनेट मंत्री की सोच ये होगी कि बलात्कार तो होना है, ये मर्दों का प्रदेश है, जब WCD मिनिस्टर ममता जी, शायद उन्होंने ही कहा था कि समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, जब ऐसी प्रवृत्ति वाली सरकार होगी तो बलात्कारियों का तो हौसला बुलंद होगा। दंगाइयों का जैसे हौसला बुलंद है तुष्टीकरण वाली सरकार में, वैसे बलात्कारियों का हौसला। और यहां पर तो कांग्रेस को पहले यह अभियान चलाना चाहिए कि लड़की हूं तो कांग्रेस के लड़कों से बच सकती हूं। ये तो कांग्रेस के ही लड़के आधे इन्वॉल्व है बलात्कार के मामलों में। कांग्रेस से जुड़े हुए एक नेता है, राहुल उनका नाम है, उन्होंने ट्वीट किया हमास के समर्थन में, उसके बाद में ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। और जयपुर में भी इस तरीके की चीजें निकल के आ रही है कि वो समर्थन में जा रही है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से वोट बैंक और तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस पार्टी एक नहीं अनेकों बार गला काट कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हो जाती है, उसके उदाहरण आपको राजस्थान की भूमि से लेकर गाजा पट्टी तक दिखाई देते हैं। ये जो गला काट कट्टरता है, इसका तो एक प्रमाण हमें राजस्थान की भूमि में देखने मिला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान की भूमि में एक आईसिस स्टाइल हत्या करवाई जाए? एक आईसिस स्टाइल हत्या जो हुई राजस्थान की भूमि में, वो इसी तुष्टीकरण की राजनीति का एक परिणाम है। आप PFI को खुली छूट दे देते हैं, परंतु अगर बहुसंख्यक समाज का कोई त्योहार हो तो उस पर रोक लग जाती है। आप दंगाइयों को खुली छूट दे देते हैं, करौली का दंगाई आपसे पकड़ा नहीं जाता, कहीं और दंगाई आपकी इफ्तार पार्टी में आ जाता है, कहीं और जो है आए दिन वोट बैंक के नाम पर खुली छूट मिलती है तो वहां पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है। राजस्थान की जनता ने तो ये भुगता है। और यही मानसिकता हूबहू तब दिखाई देती है जब एक आतंकवादी घटना, आतंकवादी हमला किया जाता है, उसमें 1000 से ज्यादा लोग निहत्थे मारे जाते हैं, उसमें 40 से अधिक बच्चों को उनके सर को तन से जुदा किया जाता है। ये गला काट कट्टरता का एक स्वर में विरोध होना चाहिए, तो कांग्रेस के नेता आकर ये हमास के आतंकियों के जज्बे को सलाम करते हैं। ये CWC का रेजोल्यूशन लाते हैं, उसमें एक भी शब्द इस आतंकवादी घटना पर नहीं कह पाते हैं। उन्हीं के जो साथी है इंडी गठबंधन के, वो अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मामला जो है, जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये इजराइल और पैलेस्टाइन का मामला नहीं है। ये दो देशों के बीच में या दो समूहों के बीच में स्व अस्तित्व का मामला नहीं है। ये जमीन के विवाद का मामला नहीं है। ये कोई कब्जे का मामला नहीं था। ये शुद्ध रूप से 7 अक्टूबर को जो आतंकी हमला हुआ वो उसका विषय था। क्योंकि फिलिस्तीन के विषय पर भारत सरकार का जो स्टैंड है वो पहले से है और वो आज भी है, उसको कोई नहीं नकारता। परंतु फिलिस्तीन का बहाना बनाकर हमने ये देखा है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने, जिनकी हमेशा से DNA रही है कट्टरपंथियों के साथ खड़े होने की, उन्होंने आतंकियों की भी पैरवी की है। और ये शर्मनाक है। शरद पवार जी से लेकर इंडी अलायंस के कई सारे नेताओं ने भी ये किया है। मतलब कि उनकी सोच एक वोट बैंक को रुझाने के लिए, उनको एक प्रकार से प्रभावित करने के लिए आतंकियों की पैरवी करना। और देखिए, इसमें हैरानी की बात भी नहीं, चाहे वो याकूब मेमन हो, चाहे वो अफजल गुरु हो, चाहे वो समझौता ब्लास्ट पाकिस्तान ने नहीं किया, 26/11 पाकिस्तान ने नहीं किया,
कश्मीर में जो हुआ वो आतंकी घटनाक्रम नहीं था कश्मीरी हिंदुओं के साथ। ये सारी चीजों पर लीपापोती करने का अगर किसी का लंबा इतिहास है तो वो कांग्रेस का ही है। तो उसी के देखा देखी आज वो बयान आतंकवाद के पक्ष में दे रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।